हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रव्य विलेयता। ठोस पदार्थ द्रव्य में किस प्रकार विलेय होते हैं और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ द्रव्य में किस प्रकार विलेय होते हैं। एक बीकर में हमने कोई द्रव लिया और इसमें हम ठोस पदार्थ को डालते हैं। ठोस पदार्थ धीरे धीरे द्रव में घुलने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका घुलना बंद हो जाता है और जो ठोस पदार्थ हम डालते हैं वो विलयन में उपस्थित कणों से टकराता है और विलयन में उपस्थित कण नीचे तली में बैठने लगते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं कि संतृप्त विलयन बन गया है। जब ठोस पदार्थ का द्रव में घुलना बंद हो जाता है और नीचे तली में एकत्र होने लगता है, उस स्थिति में संतृप्त विलयन तैयार हो जाता है। ठोस पदार्थ की द्रव में घुलने की प्रक्रिया कहलाती है विलीनीकरण, डिसॉल्यूशन। और नीचे जब तली में पदार्थ अपक्षेपित होता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण या क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। जब संतृप्त विलयन बन जाता है तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है और साम्य अवस्था पर विलीनीकरण की दर, विलीनीकरण की दर, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन, और ये किसके बराबर हो जाती है? क्रिस्टलीकरण की दर या अवक्षेपण की दर। अवक्षेपण की दर। तो साम्य अवस्था पर विलीनीकरण की दर और अपक्षेपण की दर बराबर हो जाती है। इस स्थिति में द्रव में अधिकतम ठोस पदार्थ घुल चुका होता है। अब हम परिभाषित करेंगे कि ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है। ठोसों की द्रव में विलेयता के लिए हमें 4 शब्द याद होना चाहिए, 4 बातें परिभाषा में आना चाहिए। सबसे पहले ठोस की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा, ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुलकर, निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती हो। संतृप्त विलयन बनाती हो ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। तो हमें इन 4 बातों को परिभाषा में लेना है। ठोस की अधिकतम मात्रा घुली हो, निश्चित ताप पर घुली हो और विलायक की निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती हो। तो अब हम परिभाषा को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती हो, ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम उन कारकों को पढ़ेंगे जो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कारक, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
सबसे पहला कारक है विलेय व विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय व विलायक की प्रकृति। यहाँ हमें जो केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल है वो याद रखना है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक के आधार पर जो ध्रुवीय पोलर विलेय है, ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे NaCl को जल में घोला जाए तो NaCl भी पोलर है और जल भी पोलर है, आसानी से घुल जाएगा। तो ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं और अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड है, नेप्थलीन है, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। किसमें? बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। इसी तरह से नेप्थलीन, नेप्थलीन भी बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आसानी से घुल जाती है। तो जो ध्रुवीय ठोस हैं वो ध्रुवीय विलायक में और जो अध्रुवीय ठोस हैं वो अध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे सुक्रोज, शर्करा, चीनी, यह जल में घुल जाती है, कम मात्रा में घुलती है कक्ष ताप पर घुल जाती है। तो इसका कारण है कि चीनी में एक कार्बोहाइड्रेट है और उसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते, हाइड्रोजन बंध बना लेती है। जल के साथ चीनी में OH समूह पाया जाता है और ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेती है? हाइड्रोजन बंध बना लेती है। तो इस तरह से चीनी जल में हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाती है। दूसरा फैक्टर है, दूसरा कारक है जालक ऊर्जा व जलयोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा व जलयोजन ऊर्जा, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर है जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी व जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। जालक ऊर्जा व जलयोजन ऊर्जा। पहले इन दोनों शब्दों को समझते हैं। जालक ऊर्जा क्या होती है? एक मोल क्रिस्टल को उसके आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। एक मोल क्रिस्टल को अपने आयनों में अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो जालक ऊर्जा कहलाती है। मतलब हमें किसी क्रिस्टल को आयनों में तोड़ने के लिए ऊर्जा देना पड़ती है। और जलयोजन ऊर्जा, जब आयन जल के अणुओं से जुड़कर जल योजित आयन बनाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एक मोल आयन को जल योजित होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो जालक ऊर्जा हमें क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, आयनों में तोड़ने के लिए देना पड़ती है।
यहाँ हमें ऊर्जा देना है और जल योजन में ऊर्जा उत्पन्न होगी। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्रिस्टल है धन आयन, इसे हम दो अलग अलग कलर से बनाते हैं, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। इस तरह से ये एक क्रिस्टल बना हुआ है, धन आयन, ऋण आयन, तो ये एक आयनिक क्रिस्टल है। क्या है ये? एक आयनिक क्रिस्टल जो धन आयन और ऋण आयन से बना हुआ है। इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। और जब ये आयन अलग होकर जल के विपरीत आवेशित सिरे द्वारा घिर जाते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर जल जो है वो पोलर है और इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव दो पोल होते हैं, दो सिरे होते हैं। तो ये जो ऋण आयन है ये अलग होकर जल के धनात्मक सिरे से घिर जाता है। इस तरह से इसे अलग बनाकर हम यहाँ देखते हैं, ये ऋण आयन और ये किससे घिरा हुआ है? जल के धनात्मक सिरे से जुड़कर जल योजित क्या बनाता है? जल योजित लवण जल योजित आयन बनाता है। तो इस तरह से ये ऋण आयन धनात्मक सिरे से जुड़कर जल योजित आयन बनाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और उसे हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। इसी प्रकार जो धनात्मक आयन है, जो धन आयन है, ये जल के ऋणात्मक सिरे से जुड़कर जल योजित आयन बनाएगा। ये यहाँ पर धन आयन है और ये धन आयन किससे जुड़ेगा? जल के ऋणात्मक सिरे से जुड़कर क्या बनाएगा? जल योजित आयन बनाएगा। तो ये इस तरह से जल के विपरीत आवेशित भाग से जुड़कर जल योजित आयन बनाते हैं। तो यहाँ इसको अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो जालक ऊर्जा, और जल योजित आयन बनने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो जल योजन ऊर्जा कहलाती है। किसी क्रिस्टल की या ठोस पदार्थ की जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से अधिक हो, जल योजन ऊर्जा से अधिक हो तो क्रिस्टल या ठोस या तो अविलेय होगा, इनसॉल्युबल होगा, या अल्प विलेय बहुत कम मात्रा में घुलेगा। या तो कैसा होगा? अविलेय होगा अथवा अल्प विलेय होगा। और यदि जालक ऊर्जा से जल योजन ऊर्जा का मान अधिक है, जालक ऊर्जा का मान कम और जल योजन ऊर्जा का मान अधिक है,
तो विलेय पदार्थ या ठोस पदार्थ क्या होगा? विलेय होगा, घुलनशील होगा। तो इस तरह से जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं। एक लास्ट फैक्टर है और वो है ताप। ताप ठोसों की द्रव्य विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करता है? ठोसों की द्रव्य विलेयता पर ताप का प्रभाव अभिक्रिया की या विलेयता की प्रक्रिया पर या प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा फैक्टर क्या है? ताप। अब ये यहाँ पर जब हम किसी पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। यदि जो विलेयता है या जो पदार्थ के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कैसी है? ऊष्माक्षेपी। पदार्थ के घुलने पर या ठोस के घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक्सोथर्मिक है। तो ताप बढ़ाने पर, यदि हम ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ऊपर की ओर एरो है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है, बढ़ते हुए क्रम के लिए, और नीचे की ओर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कम होने के लिए। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि घुलने की प्रक्रिया में ऊष्मा अपशोषित होती है, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, तो ताप बढ़ाने के साथ साथ विलेयता भी बढ़ने लगती है। ऊष्माक्षेपी के लिए अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम सल्फेट है। इन पदार्थों को यदि हम जल में घोलते हैं तो उनकी विलेयता कम हो जाती है क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी तरह से NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इनकी विलेयता बढ़ जाती है। कब? ताप बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि इनके घुलने में ऊष्मा का अपशोषण होता है। यहाँ हम एक ग्राफ की सहायता से देखेंगे कि ताप का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। विलेयता पर ताप का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। यहाँ हमने x अक्ष पर ताप लिया है, y पर हमने विलेयता ली है। अब ऐसे पदार्थ जिनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम ब्रोमाइड, इस तरह का ग्राफ आता है। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, और ऐसे पदार्थ जिनकी विलेयता कम होती है, तो यहाँ पर हम देखें लिथियम सल्फेट है, सीरियम सल्फेट है। इनकी विलेयता कम हो जाती है ताप बढ़ाने पर। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता एक निश्चित क्रम में घटती या बढ़ती नहीं है, तो वो है जल योजित लवण होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे
सोडियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट के लिए विलेयता और ताप के बीच ग्राफ इस प्रकार का आता है। सोडियम सल्फेट एक जल योजित लवण है Na2SO4.10H2O। जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कब तक बढ़ती है? जब तक इसके 10 जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते और यहाँ पर Na2SO4 के रूप में जैसे ही आता है तो इसकी विलेयता कम होने लगती है। यहाँ ये जो ताप है इस ताप को संक्रमण ताप कहते हैं। यहाँ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और इसका जो मान है यहाँ पर होता है 32.4 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर सोडियम सल्फेट एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। इसी तरह से हम फेरस सल्फेट का देखते हैं तो फेरस सल्फेट का ग्राफ इस तरह से आता है। FeSO4 7H2O। यहाँ ये अपने जल के सभी अणुओं को अलग नहीं करता, केवल 3 अणुओं को FeSO4.4H2O केवल जल के 3 अणुओं को अलग करता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। यहाँ जो ताप आता है वो है 61.8 जिसे हम फेरस सल्फेट का संक्रमण ताप कहते हैं, जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। कुछ ऐसे जल योजित सॉल्ट है या लवण है जो एक साथ जल के अणुओं को अलग ना करके अलग अलग भागों में जल के अणुओं को अलग करते हैं और उनका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 6H2O, ये पहले जल के 2 अणुओं को अलग करेगा और CaCl2.4H2O, फिर जल के 2 अणुओं को अलग करेगा CaCl2.2H2O और फिर जल के 2 अणुओं को अलग कर CaCl2। तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो ये है जल योजित लवण की विलेयता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है। तो हमने पढ़ा कि ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।